सो वेलकम बैक। ओके, क्लास हो गई है। एक शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके, नाउ पेपर नंबर 7। वेलकम टू NBS लॉ कॉलेज। व्हाई नॉट, माय कॉलेज इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू। ठीक, चलो 10 यूनिट्स है ना, सॉरी 5 यूनिट्स है, 10 क्वेश्चन आने हैं, तो पर यूनिट 2 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, निर्वाचन, विधि का निर्वचन। ठीक है, मीनिंग क्या होगी इसकी? विधि। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी विधि, इसका मतलब होगा निर्वचन ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी निर्वचन और विधि क्या होगा तो आप इसको ऐसे लो। स्टैट्यूट्स मतलब लॉ, कौन सा लॉ? जो बनाया गया है, लिखा गया है, बेयर एक्ट। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो विधि को हम कैसे समझ रहे हैं, उसी विधि की व्याख्या करके, उसी बुक के शब्दों को समझ के, उसी बुक में जो अंदर शब्द दिए हैं उनको, उनकी व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? विधि का निर्वचन कहलाता है। ठीक है ना, बहुत इजी है ये सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो मेरा एक पूरा नाम लिख लो। ठीक है, अंजलि ओझा एंड तिवारी एंड एडवोकेट। तो मैंने सब एक साथ नहीं लिखा, अलग अलग करके क्यों लिखा है? तो मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा है। अब देखो, एक बार अंजलि से मेरा तुम समझोगे नाम है, ओझा से तुम समझ लोगे मेरा फादर का सरनेम है, जो मुझे मिला हुआ है। ओके, नाउ ये मुझे और क्या बताएगा? मैं किस रिलीजन की हूँ, जनरल हूँ, ओबीसी हूँ, एससी हूँ, क्या हूँ? फिर मेरे हस्बैंड का सरनेम हो जाएगा। एडवोकेट ये बता देगा कि मैंने एलएलबी की है। उसी तरीके से ये भी बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, इसमें तुमको सिर्फ जो शब्द अंदर दिए रहते हैं उसका क्या अर्थ होता है ये जानना रहता है, ताकि हम क्या कर सके, इसकी मीनिंग समझ सकें। देखो हम लोग अगले पेज में समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया इसको मैंने। देखो मीनिंग, यूनिट फर्स्ट में पहला पॉइंट जो है उसमें समझना है अर्थ क्या होगा निर्वचन का। तो लैटिन शब्द के इंटरप्रिटरी से लिया है, जिसका अर्थ होता है व्याख्या करना। ठीक है, 2 बार व्याख्या करना लिख दिया मैंने। गूगल ट्रांसलेट है। ठीक है, व्याख्या करना, व्याख्या करना मतलब कोई चीज शॉर्ट में लिखी हुई है उसको अच्छे से समझना। 10th 12th में आंसर आता था ना, कोई शब्द दे दिया उसकी व्याख्या करो, इसका मतलब आप उसको कितना समझ रहे हो। ठीक है, ओके। इंग्लिश में है, देख लेना अपना। द टर्म हैज बीन derived from the Latin term interpretare, which means to explain, expound, understand, or to translate and whatever। आगे दिया हुआ है, देख लेना, नोट्स जाएगी ग्रुप में, पढ़ लेना। पर्पस क्या है? विधि की व्याख्या करने का पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स किसी चीज का समझने का हमारा किसी चीज को व्याख्या करने का हमारा पर्पस क्या होता है? हम उस चीज को और अच्छे से समझ सके। अगर हमसे कोई कहे कि लो मैथ की बुक इसको लगा डालो, तो हमको पहले से आता है, अगर हम उसको लगाएंगे, उसके नियम को समझेंगे तो क्या होगा? हमारा मैथ उसमें, वो उस चीज का ज्ञान हमारे पास और अच्छे से हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इंस्टीट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, विधि की निर्वचन कर रहे हैं, तो हम विधि को अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। अगर इसी की जगह हम साइंस का होता इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब हम साइंस को और अच्छे से समझ रहे हैं, उसकी और अच्छे से व्याख्या हम कर सकते हैं। जब हम चीज को अच्छे से जानेंगे तभी तो हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। नाउ कैसे हम विधि को समझते हैं? बहुत सारे रूल हैं। सबसे पहला है इंटरनल एड्स, आंतरिक रूप से कैसे समझते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल, बाह्य रूप से। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल और सेकेंड वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल पढ़ेंगे। आंतरिक क्या होता है? बेयर एक्ट लिख दिया गया। ठीक है, मैथ की बुक ली आपने, क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके सामने फॉर्मूला लिखा था a+b का होल स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला आता है a² + b² + 2ab। आपको समझ में आ गया? ये इसी पे लगाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, बेयर एक्ट आपने ले ली, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? इसके लिए इसके अंदर जो शब्द दिए हुए हैं
उसी बेयर एक्ट जानते हो क्या ना, लॉ, हमारा जो लिखित लॉ है, ठीक है, कानून, उस शब्दों को समझेंगे। जब उन शब्दों को समझ जाएंगे तो हम उस कानून को भी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो भी समझ जाएंगे। जैसे हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो अगर इंग्लिश का शब्द लिखा है वाटर, तो वाटर का अर्थ समझ रहे हैं। ड्रिंक लिखा हुआ है ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग का अर्थ समझ गए तो समझ जाएंगे कि ए बोल रहा है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो ए क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं पानी पी रहा हूं, है ना। ओके, नाउ सबसे पहला आता है टाइटल्स ऑफ स्टैट्यूज। ठीक है, विधि में जो टाइटल्स होते हैं वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या बताने की कोशिश करते हैं, विधि का उद्देश्य बताने की कोशिश करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टाइटल होते हैं और एक लॉन्ग टाइटल होते हैं। अब मैंने जब अभी क्लास ली तो उसमें मैंने पूरा बेयर एक्ट समझाया था, इसमें बेयर एक्ट समझाने पे क्लास लंबी हो जाएगी। दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं, एक लॉन्ग होते हैं, बट मैं समझा दे रही हूँ क्या होता है। जब तुम बेयर एक्ट खोलोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि लास्ट में अपना इंट्रो देता है, बड़ा आदमी भाई लास्ट में इंट्रो देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना हेलो माय नेम इज एक्स वाई जेड जो भी बताते हैं, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता का एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं भारतीय न्याय सुरक्षा बीएनएसएस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका सेक्शन 1 देखोगे, 1.1 क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल माय नेम इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, संक्षिप्त नाम हिंदी में होगा, ठीक है। तो क्या करता है शॉर्ट टाइटल, अपना छोटा सा नाम बताता है, अपना छोटा सा इंट्रो बताता है, ठीक है। पहला टाइप हो गया। दूसरा हो गया लॉन्ग टाइप, ये क्या बताता है, उद्देश्य को बताने की कोशिश करता है। तो जब आप सबसे ऊपर जहां हेडिंग के रूप में जहां सेक्शन नहीं चालू है, एकदम ऊपर जहां लिखा रहता है कौन सा एक्ट नंबर है सबसे पहले पेज पे, और सच एक्ट का नाम लिखा रहता है और प्रिम्बल लिखा रहता है, प्रिम्बल लिखा रहता है ना, कि छोटा सा प्रिम्बल हर एक्ट में होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल की बात नहीं कर रहे, उससे पहले जरा सा लिखा होता है क्या उद्देश्य है। जैसे कि बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य है दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन करना और उसका संशोधन करना और समाहित करना, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या बता दे रहा है, थोड़ा लॉन्ग टाइटल करके इसका उद्देश्य बता दे रहा है। तो दो प्रकार के टाइटल हो गए, ठीक है। अगर हम ये जान जाएंगे तो हम सबसे पहले उस विधि की व्याख्या में क्या लिख सकते हैं, उस विधि, सबसे पहले उस विधि के बारे में हम क्या जान जाएंगे कि इसका नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ओके, फिर उस विधि को हम कैसे समझेंगे, प्रिम्बल से। उसके जस्ट बाद आता है प्रिम्बल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रिम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डॉट 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 और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या करता है, देखो भारत के संविधान में जैसे अपन इंट्रो लास्ट में बताता है, प्रिम्बल भी उस लास्ट में एकदम जोड़ा गया था संविधान को लिखने के बाद, ठीक ना। लास्ट में मान्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिम्बल जो है हमारे जो कानून को लिखा जाता है, ठीक है, जो हमारे संविधान को लिखा गया है, उसको लिखने में जो संविधान निर्माता का जो सभा थी उनका उद्देश्य क्या था, पूरे संविधान को लिखने में उसको शॉर्ट में हमारे प्रिम्बल में दिखाने की कोशिश हुई। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गई, है ना। जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या हो गया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, फ्रीडम, हमारे फ्रीडम, फर्टिनिटी, फर्टर्निटी सॉरी, ठीक है, प्रभुता। तो हमारा जो प्रिम्बल होता है वो हमारे पूरे एक्ट को एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करता है क्या है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर पूरे कानून को पढ़ते समय कोई पॉइंट कंफ्यूजन हो तब हम एकदम प्रिम्बल का सहारा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पष्ट लैंग्वेज में पूरा कानून लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो प्रिम्बल का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल नोट क्या होती है, देखो इसको ना, जो कानून लिखा रहता है उसमें नहीं लिखा रहता, जो मेन कानून विधायिका बनाती है उसमें नहीं लिखा रहता। फॉर एग्जांपल अभी बेयर एक्ट अगर आप नया लोगे तो उसमें नहीं लिखा रहेगा, बट अगर आपके पास पुराना आईपीसी वगैरह का सीएलए का बेयर एक्ट हो, सीएलए कंपनी का, तो यहाँ पे बड़े बड़े विधिशास्त्री होते, विधिवेत्ता होते, ये लोग क्या करते हैं, बेयर एक्ट लिखते हैं, फिर अपना उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज करके क्या करते हैं, नीचे छोटा सा मार्जिनल नोट, थोड़ा सा उसका अपना शॉर्ट, जैसे हम लोग कंक्लूजन आंसर में लिखते हैं हर, या थोड़ा सा अपना जो उनको जानकारी है उसको लिख देते हैं, उसी को मार्जिनल नोट कहते हैं, ठीक है ना। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैम क्या पढ़ा रही है, जो मैं पढ़ा रही हूँ कि क्या है, इसका अर्थ क्या है, तुमको सिर्फ अर्थ जानना और यही अर्थ ही तुमको एग्जाम में लिखना है, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है।
हेडिंग्स क्या होती है ये भी आएगा, देखो आंसर क्वेश्चन आएगा। तो हेडिंग क्या ही होती है? हेडिंग क्या होता है? जो भी वाक्य होता है उसके प्रारंभ में जो अनुभाग लिखा रहता है वही हेडिंग होती है। देखो पूरे एक्ट का नाम शॉर्ट टाइटल हो गया, जैसे पूरा बेयर एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, तो शुरू में उसका नाम हो गया शॉर्ट टाइटल बीएनएस। ठीक है ना। हेडिंग क्या होती है? हर सेक्शन के आगे, जैसे सेक्शन 6 बीएनएसएस है, क्या बोलता है? तो बड़ा सा सेक्शन है 7-8 लाइन का, इसके आगे लिख दिया गया है दंड न्यायालयों का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ इतने से हम जान जा रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर जो हमारे क्रिमिनल कोड है उनका बंटवारा किया गया है, बताया गया है कि कौन कौन सा कोड इस सेक्शन के अंतर्गत होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके चीजों को नीचे लिखा रहता है, वेयर एक्ट में ही रहता है। देखो ये सारी चीजें उस कानून के अंदर रहती है, इंटरनल ही रहती है। ठीक है। डिफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज प्लस डिफिनेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज, एक भी लिख लो ये पर। क्या होता है ये? देखो हर सेक्शन में, फॉर एग्जांपल बीएनएसएस के सेक्शन 2 में ही, ठीक है, सेक्शन 2 है, उसमें सबसे पहले लिख दिया गया है परिभाषा। मतलब इस पूरे सेक्शन में जितनी भी सब परिभाषाएं हैं, परिभाषा ए बी सी डी, उसमें जो जो शब्द दिए हुए हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है वो उस शब्द की परिभाषा है। फॉर मान लो लिखा हुआ है परिवाद, लिखा हुआ है परिवाद से, परिवाद में क्या आएगा? ये जमानत से में क्या आएगा? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जमानत की परिभाषा यही होगी। ठीक है। हर शब्द के सामने ऐसा नहीं लिखा गया है जमानत की परिभाषा ये होगी, सिर्फ हेडिंग में ऊपर परिभाषा लिख दिया गया है, फिर अंदर शब्दों को परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है। आप जब बेर एक्ट खोल के देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि क्या, जब ये सब्जेक्ट पढ़ना तो एक कोई बेर एक्ट उठा के देख लेना। ठीक है। ओके। अच्छा, इंटरप्रिटेशन मैंने छोड़ दिया। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? तो किसी किसी एक्ट में शब्दों को परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है? उनका स्पष्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन मॉनेटरी एक्ट में देखो प्रतिफल क्या होता है? ठीक है, प्रतिफल क्या होता है इसकी अपनी एक परिभाषा है, लेकिन अगर भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत इसका क्या अर्थ लिया जाएगा, तो इसको परिभाषित करने की जगह इसका क्या अर्थ लिया जाएगा, किस तरीके से इसको इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, वो दिया हुआ है। ठीक है। इलुस्ट्रेशन हो गया, हर सेक्शन के नीचे थोड़ा सा इलुस्ट्रेशन एग्जाम्पल दिया होता है। जैसे मैंने अभी उसमें पढ़ाया था चोरी में क्या हुआ था, ए क्या होता है करता है, सॉरी, ए क्या करता है? बी के यहाँ से अपनी बुक ले आता है उसके लाइब्रेरी से, सोचता है कि मुझे क्या है, दोस्त है मेरा, कुछ बोलेगा नहीं पढ़ने के लिए, उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन बाद में क्या करता है उसको चुपके से बेच लेता है। अब इसने चोरी कर लिया, ठीक है, बेच के यूज कर लेता है, अब इसने आपराधिक दुर्विनियोग कर लिया है। ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए रहते हैं ताकि सेक्शन को क्लियर किया जा सके। पंक्चुएशन क्या है? ये मार्क्स, फुल स्टॉप, डैशेस, हाइफेंस, ठीक है, ब्रैकेट्स, तुमको ये लिखना पड़ेगा। शेड्यूल्स क्या होते हैं? कई एक्ट, हर एक्ट कितनी बोलेंगे, लेकिन कई बेयर एक्ट में लास्ट में आर्टिकल सेक्शन खत्म होने के बाद शेड्यूल दिए रहते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 सेक्शन के बाद 12 शेड्यूल दिए हुए हैं, है ना, दिए हुए हैं ना। इसमें अधिनियम से संबंधित ही कुछ शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट प्रारूप, और सीआरपीसी का प्रारूप, कैसे समन का प्रारूप होगा, ठीक है, कौन सा अपराध जमानत होगा, तो 2 शेड्यूल दिया हुआ है सीआरपीसी में, ये सब दिया रहता है। अगर कोई चीज मेन टॉपिक में क्लियर नहीं है सेक्शन आर्टिकल में, तो हम शेड्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी शेड्यूल में और मेन टॉपिक में, ठीक है, आर्टिकल सेक्शन जो भी हो, में कोई टकराव आता है तो आर्टिकल सेक्शन क्या होता है? प्रभावी होता है। नाउ प्रोवाइजो होता है, हर एग्जाम्पल के बाद एक प्रोवाइजो हर एग्जाम्पल के बाद कहीं कहीं पर कुछ परंतु अपवाद होते हैं। ठीक है। प्रोवाइजो और एक्सेप्शन में अंतर होता है। देखो क्या होता है, कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ठीक है, बीएनएसएस में, फिर वहां पे प्रोवाइजो लिख दिया गया है, लेकिन जब महिला की गिरफ्तारी होगी तो महिला ऑफिसर ही करेगी, वहां लिख दिया गया है। ठीक है। अपवाद, ये अपवाद नहीं, अपवाद तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, कुछ अंतर हो जाता है इसमें, थोड़ा सा प्रोवाइजो में एक्स्ट्रा चीज या ऐड कर दी जाती है। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद होता है। फॉर एग्जाम्पल 101 बीएनएस या 300 आईपीसी, क्या दिया हुआ है इसमें? मर्डर दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें 5 अपवाद दिए हुए हैं, 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। अगर आपका मर्डर इसमें चला जाता है तो वो मर्डर ना रहकर वापस 100 बीएनएस या 299 आईपीसी, मतलब कल्पेबल होमिसाइड में हो जाता है ना। ओके।
आई थिंक अगर बेयर एक्ट पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेविंग क्लॉज क्या होता है? नाउ बीएनएसएस, बीएनएस हो गया, या बीएनएसएस का जो लास्ट सेक्शन है, ठीक है, आई थिंक 511 521, ठीक है, जो लास्ट सेक्शन है बीएनएसएस का या बीएनएस का, वहां पे लिखा है, चलो बीएनएस का देखते हैं, कि 30 जून 2024 से क्या होगा, या जिस तारीख को केंद्र सरकार नोटिफिकेशन देगी उस तारीख से बीएनएस लागू हो जाएगा। लेकिन उसके एक दिन पहले से, तो मान लो एक जुलाई को लागू हुआ था, तो 30 जून से, ठीक है, 30 जून तक जो क्राइम बीएनएस में लिखे के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत किए गए थे, उनका जो कार्यवाही होगी वो सीआरपीसी के अनुसार होगी, और उसके बाद वाले सारे कानून बीएनएस के अंतर्गत आएंगे और बीएनएसएस के अनुसार उसकी कार्यवाही होगी। ठीक है, तो क्या करता है, निरीक्षण करता है कौन से कानून निरीक्षण हुए, कौन से लागू हुए, ये सब लास्ट सेक्शन आर्टिकल बताता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है तो हमको पता ही है, हम जो भी अपना एस्से वगैरह लिखते हैं तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखते ही हैं कि शॉर्ट में मेन चीज